नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राज्य की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत का दावा कर रहे मंत्री रेखा आर्या बोली, मंगलौर में करतार सिंह भडाना की होगी जीत, विधानसभा से बहेगी विकास की बयान। उपचुनाव में कांग्रेस को मिला सपा का समर्थन, करण माहरा बोले बीजेपी को हराने के लिए एकजुट हुआ विपक्ष, दोनों सीटों पर कांग्रेस लहराएगी जीत का परचम। बनभूलपुरा से गायब हुई 2 नाबालिगों का 4 दिन बाद भी नहीं लगा सुराग, स्थानीय लोगों ने एसपी कार्यालय का किया घेराव, पुलिस प्रशासन पर गुमराह करने का आरोप। और सीएम धामी के निर्देश पर देहरादून में सख्ती से होगा सत्यापन अभियान, 394 मकान मालिकों के खिलाफ हुई चालानी कार्रवाई, एक दिन में वसूला गया करीब 39.5 लाख का जुर्माना। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले कर लेते हैं उपचुनाव की। उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दल सक्रिय हो चुके हैं, अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जीत का दावा भी किया जा रहा है। और इसी क्रम में मंगलौर पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भडाना की जीत का दावा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार अगर भाजपा का विधायक मंगलौर में चुना जाता है तो 2.5 साल में मंगलौर का चौमुखी विकास होगा, जो विकास पिछले 20 सालों के दौरान नहीं हो पाया। वहीं उन्होंने कहा कि 2.5 साल में भाजपा सरकार मंगलौर में विकास की बयार चलाएगी। पार्टी जिस प्रकार से अपना एक छोटा सा वार्ड मेंबर का चुनाव जितनी गंभीरता से लड़ती है, वो हर एक चुनाव को बहुत गंभीरता के साथ में, चाहे वो मेन चुनाव हो चाहे वो उपचुनाव हो, पूरी गंभीरता के साथ, पूरा संगठन तत्परता के साथ, सजगता के साथ में चुनाव लड़ती है। और रही बात मंगलौर उपचुनाव की, निश्चित रूप से मंगलौर उपचुनाव में अब की बार कमल का फूल खिलेगा। दूसरी तरफ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भी अपनी जीत का दावा कर रही है। इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश में विपक्ष मजबूत हुआ, विपक्ष के प्रतिनिधि जो थे वो जनता के बीच पहुंचे और जनता ने उनको अपना समर्थन दिया, उसी तरह इन 2 सीटों पर भी कांग्रेस प्रत्याशियों की भारी मतों से जीत होगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सभी नेता एकजुट हुए हैं। आज इंडिया गठबंधन और सिविल सोसाइटी की बैठक है, जिसमें कांग्रेस भी प्रतिभाग कर रही है, और हम चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर जिस तरीके से देश में हमने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया है और विपक्ष को इस लायक बनाया है कि विपक्ष अपने पैरों पर खड़ा रहे और मोदी मनमानी करने से बचें। और मुझे लगता है कि इन बाई इलेक्शंस में भी दोनों, चाहे वो मंगलौर का इलेक्शन चाहे बद्रीनाथ का, हमारी इंडिया गठबंधन की अच्छी साख, अच्छी पकड़ सभी के फॉलोअर्स हैं, और हम सब मिल जाएंगे तो हम इन दोनों सीटों को बड़ी बहुमत से जीतने में कामयाब रहेंगे। खबरों में बढ़ते आगे और बात कर लेते उपचुनाव को लेकर। उपचुनाव में कांग्रेस को सपा का समर्थन मिला है। सपा ने समर्थन देने का ऐलान कर लिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने बताया कि उत्तराखंड कांग्रेस ने समर्थन देने के लिए उन्हें पत्र लिखा। उन्होंने कांग्रेस के आग्रह को स्वीकार करते हुए सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर काम करने के लिए कहा। समाजवादी पार्टी के समर्थन पर कांग्रेस ने आभार जताया है। देखिए, हमने एक कमेटी बनाई हुई है, वहाँ के जो जिला हरिद्वार के और जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट लोग हैं उन सबको जिम्मेदारी दी गई है कि मंगलौर में जाकर के काम करें। और इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उनका पत्र आया था और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि क्योंकि एक बार हमने अपना कैंडिडेट वहाँ बागेश्वर में खड़ा कर दिया था, परिणाम में हुआ था कि उसमें कांग्रेस लूट कर गई थी। इस बार हम लोग वो भी सतर्क हैं, हम भी सतर्क हैं कि किसी भी तरीके से हम हर हालत में बीजेपी को इन दोनों सीटों में नहीं जीतने देंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और इंडिया गठबंधन और सिविल सोसाइटी ने मिलकर के जो है लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत से दूर रोक दिया है, और निश्चित तौर से हम सब इसको लेकर के उत्साहित हैं। और मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के भी गठबंधन के सहयोगी दलों से जो है पार्टी ने सहयोग मांगा है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी ने सभी पार्टियों को पत्र लिख करके जो है सहयोग की अपील की थी, और अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सचान जी ने प्रेस करके
समर्थन की घोषणा की है, तो हम इसका स्वागत करेंगे। उधर यूजीसी नेट और नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका, साथ ही मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस महानगर अध्यक्ष ने कहा कि लगातार देश के अंदर पेपर लीक के मामले युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं। जब से सरकार केंद्र में बनी है तब से ही लगातार धांधली चल रही है, केवल शिक्षा को लेकर ही, और गरीबी की तरफ हमारा देश जोड़ रहा है। और ऐसी हालात में, गरीबी की स्थिति में कि लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कर्जा लेकर लोग कोचिंग करा रहे हैं अपने बच्चों को, उसके बावजूद पेपर हो जाता है नीट का पेपर होने के बाद उसको 32 लाख रुपए में बेचा जाता है। 32 लाख रुपए में सरकारी डॉक्टर बना रहे हैं, 6 लाख रुपए में ये 6 लाख रुपए में प्रोफेसर बना रहे हैं। यूजीसी नेट का पेपर हो गया, उसके बाद उसको स्थगित कर दिया गया। बच्चे तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई की, उसको एग्जाम दे रहे हैं, उसको उन्हें पता चलता है कि पेपर ये स्थगित हो गया है। इधर 2 दिवसीय दौरे पर राज्यपाल सेवानिवृत्त जनरल गुरमीत सिंह ने नानक मत्ता साहिब में पहुंचे, जहां उन्होंने दरबार साहिब में हाजिरी लगाई। नानक मत्ता साहिब पहुंचने पर महामहिम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सिख धर्म की विशेषताओं को बताया। और राष्ट्र समाज और जनहित विच पूरा काम करना चाहिए हैगा। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪੀਰੀ ਔਰ ਮੀਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ और दूसरी साइड में ब्रेवरी करेज, और जड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी ने सानू सिखाया है, निश्चय कर अपनी जीत करो। राजधानी देहरादून की हरियाली को बचाने के लिए अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दून के हरे भरे पेड़ों को विकास की भेंट चढ़ने से कैसे रोका जाए, इसी संकल्प के साथ पर्यावरण प्रेमियों ने शहर में पदयात्रा निकाली और सरकार से अपील करते हुए पेड़ों को काटने पर रोक लगाने की मांग की। ये रिपोर्ट देखिए। जो शहर कभी हरियाली से गुलजार रहता था, जिस शहर में जहां भी नजरें दौड़ाई जाती थी उधर ही हरे भरे पेड़, लीची और बासमती चावल के खेत नजर आते थे, मगर आज देहरादून शहर की हरियाली विकास की भेंट चढ़ चुकी है। हालात ऐसे हैं कि दून की बची कुची हरियाली को बचाने के लिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि साहब, विकास के नाम पर शहर का विनाश ना करो। अपनी गुहार लिए सैकड़ों पर्यावरण प्रेमी राजधानी देहरादून की सड़कों पर उतरे और पदयात्रा करते हुए पेड़ संरक्षण का संदेश दिया। दरअसल देहरादून में विकास के नाम पर सैकड़ों पेड़ों के कटान का मामला उठा। पहले खलंगा और अब कैंट रोड पर पेड़ कटान को लेकर चिन्हीकरण किया गया। हालांकि लोगों के विरोध के बाद पेड़ कटान पर रोक लगा दी गई। भले ही पेड़ कटान पर रोक लगा दी गई हो, लेकिन ये रोक पूर्ण रूप से नहीं लगाई गई। ऐसे में सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या विकास कार्य सिर्फ प्रकृति से छेड़छाड़ करके ही हो सकता है? क्या सरकार लोगों के विरोध के बाद ही जागेगी? क्या शहर के हरे भरे पेड़ यूं ही विकास की भेंट चढ़ते रहेंगे? इन कई सवालों के साथ आज इन पर्यावरण प्रेमियों ने अपनी आवाज को बुलंद किया और सरकार के विकास मॉडल में बदलाव की बात कही। सरकार को ये कहना चाहते हैं कि उसकी जो अनेक योजनाएं हैं पेड़ और जंगल काटने की, वो अब देहरादून वासी नहीं सहेंगे। हमने जो इस साल तापमान झेला है, इसको हम आगे झेलने को तैयार नहीं हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, उसका कोई अर्थ नहीं है ना। जो इस समय खाली एक ये इस प्रकरण को लेकर के नहीं है, ये लोगों की जो नाराज़गी है, लोगों का जो गुस्सा है, लोगों की जो निराशा है, उसको लेकर के आज देहरादून की सड़कों में इस किस्म का जो सैलाब निकला है, वो निश्चित तौर पर भी किसी भी सरकार को जो है वो चिंतित करना चाहिए। 24 साल हो गए उत्तराखंड राज्य बने हुए। आप ही मुझे बताइए कि क्या कभी आपने देहरादून में इस किस्म की जेंट्री का आप लोगों ने खुद देखा है बाहर आना? तो ये सामान्य तौर पर इस पब्लिक को ऐसा कहा जाता है जो कि अपने घरों के अपने कंफर्ट से बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन आज अगर 1000 लोग इस किस्म के यहाँ पर बाहर निकले हैं, ये निश्चित तौर पर जैसा मैंने कहा, उनकी नाराज़गी, उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनका गुस्सा, उनकी चिंता, ये तमाम चीज़ें जो हैं आज इस पर्यावरण बचाओ वॉक और आंदोलन के माध्यम से सामने आई हैं। इस पदयात्रा में बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ ही छोटे बच्चे भी शामिल हुए। अपने एनवायरनमेंट को लेकर बच्चों की क्या कुछ राय रही, आइए आपको सुनाते हैं। है
स्वाभिमान, मत काट इन पेड़ों को, इनमें भी है जान। ज़्यादा मैसेज देना चाहूँगी क्योंकि अगर हम पेड़ काट देंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम मरने वाले होंगे, हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तब जाके हमें एहसास होगा कि हमने पेड़ काट के बहुत ज़्यादा गलती करी है। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो हम अभी गलती कर रहे हैं उसका एहसास हमें अभी भी हमें भुगत ही रहे। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी टेम्परेचर जो है 50 तक पहुँच चुका है। अगर हम इतने ही पेड़ काटते रहेंगे तो एक समय में 60 तक पहुँच सकता है और 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ह्यूमन लाइफ मतलब होना पॉसिबल नहीं होता है। तो हमें आगे पछतावा ना हो और आगे की जनरेशन के लिए प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमें अभी से पेड़ लगाने चाहिए। राजधानी बनने के बाद देहरादून में शहरीकरण की ऐसी रेस शुरू हुई कि प्रकृति के संरक्षण के सवाल कोसों दूर पीछे छूटते चले गए। हरियाली के शहर में आज चारों तरफ कंक्रीट के जंगल दिखाई देते हैं। सड़क चौड़ीकरण के नाम पर जिस तरह से हजारों पेड़ों का सफाया किया जा रहा है, उसे देख यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में दून की सड़कों से भविष्य में पेड़ों का वजूद खत्म हो जाएगा। ऐसे में जरूरत है सरकार को अपने विकास कार्यों में कुछ बदलाव करने की। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में देश का नामी औद्योगिक घराना टाटा ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने जा रहा है। टाटा ग्रुप ताइवान की कंपनियों के साथ मिलकर इस सिटी का निर्माण करेगा। बता दें कि सरकार ने इस ग्रुप के लिए 350 एकड़ जमीन भी आरक्षित कर दी है। रिपोर्ट पर नजर डालिए। देश का नामी औद्योगिक घराना टाटा ग्रुप पहाड़ प्रदेश उत्तराखंड में भी इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने की तैयारी कर रहा है। टाटा ग्रुप उधम सिंह नगर जिले के खुरपिया फॉर्म में 350 एकड़ जमीन पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के निर्माण के लिए टाटा ताइवान की कंपनियों का सहयोग भी ले रहा है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक ताइवान की कंपनियों के साथ ही टाटा के बड़े अधिकारी जल्द ही उत्तराखंड आ सकते हैं। इसके बाद इस सिटी के निर्माण की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। सीएम के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की माने तो पिछले साल दिसंबर के महीने में हुई उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में टाटा ग्रुप ने उत्तराखंड में इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने का प्रस्ताव दिया। अब टाटा ग्रुप ने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि साल 2025 तक ग्रुप निर्माण कार्य को शुरू कर देगा। आइए जानते हैं कि आखिर टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के निर्माण से उत्तराखंड को क्या फायदा होने वाला है। यह हर कोई जानता है कि टाटा ग्रुप सेमीकंडक्टर के उत्पादन में अग्रणी भूमिका रखता है। भारत में बीएसएमपी में अपने पैर जमा चुका टाटा ग्रुप उत्तराखंड में भी सेमीकंडक्टर से बने उत्पाद बनाएगा। इस प्रोजेक्ट से राज्य के 10,000 युवाओं के लिए रोजगार का रास्ता खुलेगा। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के साथ ही टाटा ग्रुप राज्य में एक कौशल विकास केंद्र स्थापित करने पर भी राजी है। राज्य सरकार ने टाटा ग्रुप से केंद्र में राज्य के युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक सिटी और उद्योग जगत की मांग के अनुसार प्रशिक्षित करने का भी अनुरोध किया है। इसका फायदा इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े क्षेत्र में अध्ययन कर रहे युवाओं को मिलेगा। उत्तराखंड में मौजूदा वक्त में भी अशोक लीलैंड, नेस्ले, ब्रिटानिया और पार्ले सहित कई नामी ग्रामी कंपनियां हैं जो लोगों को रोजगार दे रही है। अब टाटा ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक सिटी तैयार करता है तो उत्तराखंड में रोजगार के लिए एक बड़ी इंडस्ट्री की एंट्री तय है। रफ्तार मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अल्मोड़ा में पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में पंकज पांडे ने अधिकारियों को जन जन तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण के कार्यों को जल्द पूरा करने के लिए कहा। देखिए, प्रभारी सचिव होने के नाते मैं अल्मोड़ा आया हूं और सभी विभागों के साथ विस्तृत विचार विमर्श हुआ, समीक्षा हुई है और मैंने सभी विभागीय अधिकारियों को कहा है हर एक स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, उसको देखते हुए योजना का लाभ जो लाभार्थियों तक मिलना चाहिए। सिर्फ लक्ष्य पूरा करने के लिए हम लोग काम नहीं करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये सारे अधिकारी यहाँ पे बेहतर काम करेंगे और जो उद्देश्य हैं भारत सरकार की जो स्कीम्स हैं, जो राज्य सरकार की स्कीम है, उसको पूरा करेंगे। हल्द्वानी के बनभूलपुरा से गायब हुई नाबालिग लड़कियों का 4 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया। ऐसे में स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने कोतवाली और एसएसपी कार्यालय का घेराव किया। नाराज लोगों ने आरोप लगाया कि समुदाय विशेष का युवक किशोरियों को लेकर 4 दिन से फरार है। लोगों का कहना है कि पुलिस सिर्फ गुमराह कर रही है। लोगों की मांग है कि किशोरियों को जल्द ढूंढा जाए। उधर एडिशनल एसपी प्रकाश आर्य ने बताया कि पुलिस की 3 टीम बच्चियों को ढूंढने के लिए जुटी हुई है।
पिछले 4 दिन से हल्द्वानी शहर की 2 बेटियां एक मुस्लिम युवक द्वारा भगाकर ले जाने की घटना 20 जून से चल रही है और उस पूरे घटनाक्रम में हमारे जो जिले के मुखिया हैं एसएसपी महोदय, वो पूरे उनका एक भी बयान तक नहीं आता है और न वो पब्लिक में आकर बताते हैं कि आखिर वो बच्चियां कहाँ हैं, पुलिस की टीम क्या कर रही है। हमारी सबसे बड़ी नाराजगी जिले के मुखिया से है और दूसरी बात यह है कि हमारी बच्चियाँ सकुशल हैं या नहीं हैं या क्या स्थिति है वो बताएंगे। थाना बनकुलपुरा में 2 लड़कियां गायब हुई हैं, उनमें गुमशुदगी दर्ज है। पुलिस काम कर रही है, हमारी 3 टीमें रवाना हैं और एसओजी भी इस पे काम कर रही है। तकरीबन हमने साइबर सेल को मोटिवेट किया है कि सोशल मीडिया के थ्रू अगर कोई इनपुट मिलता है या कोई जानकारी मिलती है तो काम चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि शीघ्र बरामदगी होगी। देहरादून में हुए रवि बटोला की हत्या के बाद से दून पुलिस ने शहरी और देहात क्षेत्रों में सत्यापन अभियान में और सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इस अभियान के तहत बाहरी व्यक्तियों और किराएदारों सहित घरेलू काम करने वालों का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन अभियान के दौरान 394 मकान मालिकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए 39 लाख रुपए वसूले गए हैं। देखिए, ये जैसा आपको विदित है कि दून पुलिस के द्वारा लगातार सत्यापन अभियान जो है वो लगातार चलाया जा रहा है और अभी भी जैसे कल हमारे द्वारा जो है थाना रायपुर क्षेत्र में एक वृहद सत्यापन अभियान चलाया गया था और आज भी हमारे जो विभिन्न थाना क्षेत्र हैं, क्लेमेंट टाउन और पटेल नगर भी है, फिर डालन वाला भी और अन्य थानों में जो है वृहद रूप से एक सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इसमें विशेषकर हम जो क्रिमिनल बैकग्राउंड्स के लोग हैं, जो बिना सत्यापन के जो हमारे लेबर्स वगैरह रह रहे हैं या किराएदार जो बिना सत्यापन के रह रहे हैं और साथ ही साथ जो बाहर से आगे लोग बस गए हैं जिनके द्वारा वेरिफिकेशन नहीं करवाया गया है और जिनका अगर कोई आपराधिक इतिहास है तो उसके संबंध में वेरीफाई किया जा रहा है। उधर जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा में लगातार सड़क की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ताजा मामला कीर्ति नगर ब्लॉक के खोला से सामने आया है, जहां पर लोगों ने बिना स्वीकृति के लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जा रही सड़क पर सवाल उठाया और ग्रामीणों ने सड़क निर्माण का कार्य रुकवा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि बिना गांव वालों की स्वीकृति से सिंचित भूमि पर सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिस वजह से सिंचाई भूमि, पेयजल लाइन और खेतों को सींचने वाली नहरें भी क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क की गुणवत्ता पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रोड काटने के बाद जो है लोगों ने बीच में रुकवाई भी, विभाग भी पहुंचे यहाँ पर तो रोड रुकई। तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जैसे लोग सो जाते थे तो रात को इनका काम शुरू होता था। तो ये रोड काटते थे तो ये कहीं इनका न डंपिंग वो हुआ, इन्होंने सीधे लोगों के खेत दबाए और धीरे धीरे देखा हमने कि सब जो रास्ते थे वो अपने मेन रास्ते इन्होंने ख़त्म कर दिए। ऐसा है, इस समय वर्तमान में हमारा कार्य चल रहा है। लगभग 3.5 किलोमीटर हमारे द्वारा मार्ग जो है मार्ग में कटिंग कार्य किया जा चुका है। बाकी ग्रामीण से हमारी वार्ता हुई है, जो भी उन्होंने मांगे हमसे मांगी गई थी वो हमने पूरे की हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जो है इसमें इस तरह का अवरोध उत्पन्न करने का कोई मतलब नहीं है। उधर लोहाघाट एनएच के बागधारी के पास पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, वहीं सामने से आ रही कार भी पिकअप से टकरा गई। बता दें कि इस हादसे में कार में सवार 2 बच्चों सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को 108 की मदद से उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उन्हें उपचार के बाद 2 लोगों को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। उनकी ठीक है, जो महिला है उनके कंधे पे लगी है, बाकी बच्चों के एक छोटा बच्चा जो उसके नाक से खून निकला था और सर पे थोड़ी सूजन आ रखी है। यहाँ जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है वो हमने कर दिया है, बाकी डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने सीटी के लिए रेफर करा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। राज्य की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत का दावा कर रहे मंत्री रेखा आर्या बोली, मंगलौर में करतार सिंह भडाना की होगी जीत, विधानसभा से बहेगी विकास की बयार। उपचुनाव में कांग्रेस को मिला सपा का समर्थन, करण माहरा बोले बीजेपी को हराने के लिए एकजुट हुआ विपक्ष, दोनों सीटों पर कांग्रेस लहराएगी जीत का परचम। बनभूलपुरा से गायब हुई 2 नाबालिगों का 4 दिन बाद भी नहीं लगा सुराग, स्थानीय लोगों ने एसपी कार्यालय का किया घेराव, पुलिस प्रशासन पर गुमराह करने का आरोप।
और सीएम धामी के निर्देश पर देहरादून में सख्ती से होगा सत्यापन अभियान। 394 मकान मालिकों के खिलाफ हुई चालानी कार्रवाई। एक दिन में वसूला गया करीब 39.5 लाख का जुर्माना।